हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 11 के चैप्टर 2 यानी मेजरमेंट का थर्ड लेक्चर लेके हम हाजिर हैं। अभी तक हम पढ़ चुके सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट्स, यूनिट्स के बारे में पढ़ा था हमने, फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था हमने। आज जो हम लेके आ रहे हैं टॉपिक, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एकेडमिक्स के रूप में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वो चीज़ है जो सिर्फ एक चैप्टर के यही काम नहीं आने वाला, बल्कि जब तक फिजिक्स आपके पास रहेगी तब तक काम आएगा। हर टॉपिक के अंदर ये चीज़ यूज होने वाली, और वो है क्या? डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो सबसे पहले आपको बताएं कि होती क्या है डायमेंशंस। ये तो हम जानते हैं कि दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज मैंने आपको बताया था, ये वो क्वांटिटीज होती हैं जो अपने आप में टोटली इंडिपेंडेंट होती हैं, जो किसी से डिराइव नहीं होती। और ऐसी क्वांटिटीज हमने आपको बताया था टोटल 7 हैं। कौन कौन सी हैं? आपको नाम याद होगा जहां तक मेरा ख्याल है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, और आउट ऑफ विच जो फर्स्ट 3 थी यानी लेंथ, मास एंड टाइम, ये फिजिक्स की ओल्डेस्ट ब्रांच मैकेनिक्स की फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, मास, लेंथ एंड टाइम। और बाकी जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो डिराइव्ड होती हैं। डिराइव मतलब इन्हीं से डिराइव हो गई। फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स होती हैं उन्हें बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, और डिराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट्स होती हैं उनको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। किसी फिजिकल क्वांटिटी की डिराइव्ड यूनिट कैसे ऑब्टेन की जाएगी? फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हैं उनका मल्टीप्लाई डिवाइड कर करा के आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज बनेंगी। यानी कि किसी फिजिकल क्वांटिटी की डिराइव्ड यूनिट को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो फंडामेंटल यूनिट्स की कुछ सूटेबल पावर्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, और इन सूटेबल पावर्स को ही हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस। तो डेफिनेशन क्या बनेगी डायमेंशंस की? व्हाट आर डायमेंशंस? इंग्लिश में सुनिए आप डेफिनेशन। द सूटेबल पावर्स। क्या है डायमेंशंस? द सूटेबल पावर्स टू विच फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड। ठीक है ना? द सूटेबल पावर्स टू विच फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड, RAISED, रेज्ड। ठीक है ना? तो द सूटेबल पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड टू obtain derived unit of a physical quantity are called dimensions of a physical quantity. ये definition होगी dimensions की। क्या है dimensions? The suitable powers to which the fundamental units are raised, ठीक है ना, to obtain derived unit of a physical quantity. अब इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे कि मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, और वो होती हैं मास, लेंथ एंड टाइम। तो डायमेंशंस के लिए हम क्या करेंगे? फॉर मास हम यूज करेंगे कैपिटल M। डायमेंशन स्मॉल लेटर्स में नहीं चलती, कैपिटल M लेंगे। लेंथ या लेंथ के किसी भी फॉर्म के लिए, एनी फॉर्म ऑफ लेंथ के लिए हम यूज करेंगे कैपिटल L। आप कहोगे मतलब लेंथ के फॉर्म कैसे? जैसे ब्रेथ भी कह दिया जाए तो लेंथ का ही फॉर्म है, हाइट भी कह दिया जाए तो लेंथ का ही एक फॉर्म है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी कह दिया जाए तो वो भी फॉर्म किसके हैं? लेंथ के। तो लेंथ के लिए L एंड टाइम के लिए T। तो ये 3 फंडामेंटल यूनिट्स हो गई। मास के लिए कैपिटल M, लेंथ के लिए कैपिटल L, टाइम के लिए कैपिटल T। और अब जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उनको इन फंडामेंटल यूनिट्स की सूटेबल पावर्स के रूप में हम रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो जो लिखेंगे अपन कुछ इस तरह से लिखेंगे, m to the power A, L to the power B, T to the power C। इस तरह से बनेगा एक किसी भी डिराइव्ड यूनिट का फॉर्मूला। पूरे फॉर्मूले को तो बोलेंगे डायमेंशनल फार्मूला, और ये सूटेबल पावर्स जो हैं ये कहलाएंगी डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ये पावर्स पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी, क्योंकि डायमेंशन कभी अपॉन में नहीं लिखते अपन। अपॉन में होगा तो उसको ऊपर ले जाएंगे। अब नीचे पावर पॉजिटिव तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, और नीचे नेगेटिव तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। हर फिजिकल क्वांटिटी का एक फिजिकल फार्मूला होता है। फिजिकल फार्मूले आपको ज्यादा से ज्यादा लर्न करने हैं, क्योंकि ये पूरी फिजिक्स में काम आएंगे। क्लियर है कि नहीं? तो ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, ये पर्टिकुलर टॉपिक
जिसमें हम एक तरह से आपको फिजिक्स की पूरी झांकी दिखा देंगे। ये विंडो है फिजिक्स की, जहां से हम पूरी फिजिक्स में झांक सकते हैं। समझ में आएगी नहीं? यानी इस चैप्टर के अंदर अपन मैक्सिमम फिजिकल क्वांटिटीज की फिजिकल फार्मूले देखेंगे और उन फिजिकल फार्मूले से उनके डायमेंशन फार्मूले बनाएंगे और उनके एसआई यूनिट्स बनाएंगे। क्लियर है कि नहीं? तो यहां से अब हम डायमेंशंस बनाना शुरू कर रहे हैं, सिखा रहे हैं आपको कैसे डायमेंशंस बनती हैं। मेन 3 आपकी ये हो गई, एम, एल और टी। अभी हम पहले मैकेनिक्स में डील करेंगे क्योंकि 11th क्लास में हमको मैकेनिक्स ही पढ़नी है डिटेल में। तो पहले मैकेनिक्स की हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की आज डायमेंशनल फार्मूले आपको बनाने सिखा रहे हैं, कैसे डायमेंशंस बनाई जाती हैं। बनाना भी सीख लीजिए, कुछ एसेंशियल डायमेंशंस आपको डायरेक्ट याद भी रखनी पड़ेंगी, वो आपको बता देंगे। और बनाना भी सीख लीजिए, फिजिकल फार्मूले आपको ज्यादा से ज्यादा याद रखने हैं। और इस चैप्टर में आप जितनी मेहनत कर लें आगे के लिए आपका काम उतना सुकून भरा हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ये समझ में आया कि नहीं? मास के लिए क्या यूज करेंगे? कैपिटल एम। लेंथ, लेंथ के किसी फॉर्म के लिए यूज करेंगे कैपिटल एल। और टाइम के लिए यूज करेंगे टी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आप डायमेंशंस बनाने जा रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। तो पहली फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि ये कॉलम बना रखे हमने, पहले कॉलम में अपन लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, दूसरे कॉलम में अपन लिखेंगे फिजिकल फार्मूले उनके। हर फिजिकल क्वांटिटी का एक फिजिकल फार्मूला होता है। तीसरे कॉलम में डायमेंशंस, मतलब उन फिजिकल फार्मूले से उनके डायमेंशन फार्मूले बनाएंगे एंड देन उनके एसआई यूनिट्स। तो देखिए पहली फिजिकल क्वांटिटी हम ले रहे हैं एरिया। तो एरिया का फार्मूला हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक फार्मूला एरिया का होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो अगर इसका हम डायमेंशन फार्मूला बनाएंगे तो लेंथ के लिए तो एल आएगा ही आएगा, और ब्रेड्थ भी लेंथ का ही फॉर्म है तो इसके लिए भी एल आएगा, और एल इंटू एल क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। तो एरिया की डायमेंशन आप याद रखना क्या होती है? एल स्क्वायर, जिसको हम ये लिख सकते हैं कि एम और टी यहाँ एब्सेंट है, एब्सेंट है तो उनकी पावर 0 0 लग जाएगी, तो उसको लिख ऐसे भी सकते हैं एम 0 एल टू टी 0। एम और टी एब्सेंट है, उनकी पावर 0 0 लग गई। लेकिन याद रखने के लिए अपन डायरेक्ट याद ये रखेंगे, एरिया की डायमेंशन एल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? और जिनको मैं टिक कर रहा हूं उनकी डायमेंशन डायरेक्ट भी याद रखें, क्योंकि इनकी और दूसरी क्वांटिटीज की डायमेंशन बनाने में बहुत योगदान रहेगा एरिया का। तो एरिया की डायमेंशन है एल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? और यूनिट क्या होगी? तो लेंथ की भी मीटर, ब्रेड्थ की मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। मीटर का सिंबल स्मॉल एम होता है, तो ऐसा यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर। तो एरिया की अगर हमने बात की तो एरिया का डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया? एल स्क्वायर। और ऐसा यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर। फिजिकल फार्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। देन वी कम टू वॉल्यूम। वॉल्यूम का फिजिकल फार्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ। एक लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट भी हो सकता है, उससे भी आएगी वही सेम डायमेंशन, या फिर ये बड़ा वाला फार्मूला डायरेक्ट याद रखिए, अपन ज्यादातर अब ये यूज करेंगे हायर क्लासेस में। वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया की डायमेंशन अभी बताइए आपको एल स्क्वायर, लेंथ की एल होती ही है, तो डायमेंशन हो जाएगी एल क्यूब। और चाहे तो उसको भी मैंने बताया लिखने का तरीका ही हो जाएगा, एम और टी एब्सेंट है तो एम 0 और टी 0 पावर लग जाएंगी, बाकी एल क्यूब। तो याद आपको ये रखना है एल क्यूब एंड ऐसा यूनिट मीटर क्यूब। तो एरिया एंड वॉल्यूम बोथ आर एसेंशियल डायमेंशन, जिनको आपको डायरेक्ट याद रखना है। एरिया की डायमेंशन क्या होती है? एल स्क्वायर। वॉल्यूम की क्या होती है? एल क्यूब। याद भी हो गई होंगी, सिंपल है, ठीक है ना? फिजिकल फार्मूले भी बताई थी, एरिया का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वॉल्यूम का एरिया इंटू लेंथ। नाउ वी कम टू अनदर क्वांटिटी, डेंसिटी। तो डेंसिटी के बारे में अपन जानते ही हैं, फार्मूला, फिजिकल फार्मूला पता है कि नहीं डेंसिटी का? व्हाट इज द फिजिकल फार्मूला फॉर डेंसिटी? 9th क्लास में पढ़ लिया था। डेंसिटी होता है क्या? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम है फिजिकल फार्मूला डेंसिटी का। ना भी जिसको याद हो याद कर लेना आगे के लिए। मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है। और यहां से डायमेंशन बनाए तो मास के लिए कैपिटल एम, वॉल्यूम के लिए कैपिटल एल क्यूब। वॉल्यूम की बताई थी अभी, कैपिटल एल क्यूब, मास की एम, तो एम अपॉन एल क्यूब। अब डायमेंशन में अपन क्या करते हैं? अपॉन में नहीं लिखते, कोई अपॉन में है तो ऊपर ले जाएंगे, नीचे एल की पावर 3, ऊपर जाके -3 हो जाएगा। टी एब्सेंट है तो टी की पावर 0 लगा सकते हैं अपन चाहे तो, एम एल -3 टी 0, या अपन फिलहाल ऐसे ही लिख रहे हैं एम एल -3। और उसकी डायमेंशन तो ये हो गई, यूनिट क्या होगी? मास की होती है किलोग्राम पर, वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी हो गया। क्लियर है कि नहीं? तो मास, वॉल्यूम, डेंसिटी। देन आपकी वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? तो आप जानते हैं फिजिकल फार्मूला वेलोसिटी का, पता है कि नहीं? क्या होता है फिजिकल फार्मूला? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। व्हाट इज द फिजिकल फार्मूला फॉर वेलोसिटी? इट्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस फॉर्म होते हैं लेंथ के, तो उसके लिए एल आ जाएगा, टाइम के लिए टी अपॉन में लिखते नहीं है, ऊपर जाएगा तो टी की पावर -1, तो एल टी -1 डायमेंशन हो गई वेलोसिटी की। एम नहीं है तो 0 लगा सकते हैं, m0 lt -1, वैसे याद रखना है lt -1, ये याद रख लीजिए। वेलोसिटी की डायमेंशंस यूनिट हो जाएगी क्या, तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ है इसकी मीटर, टाइम की सेकंड, मीटर पर सेकंड। ये भी डायरेक्ट याद रखने वाली क्वांटिटी है वेलोसिटी की डायमेंशंस का भी आगे काफी यूज होने वाला है, डायरेक्ट याद रखना। तो 3 क्वांटिटीज ऐसी मैंने बताई कि डायरेक्ट डायमेंशन याद रखना है, लाइक एरिया की l², वॉल्यूम की l³, वेलोसिटी की lt -1, और वेलोसिटी से मिलती जुलती डायमेंशंस वाली एक क्वांटिटी है स्पीड। तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मिलते जुलते वर्ड है, थोड़ा कंफ्यूजन भी रहता है स्पीड और वेलोसिटी में, पर याद रखना स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस भी फॉर्म ऑफ लेंथ है l अपॉन t, तो इसकी भी डायमेंशन यही हो जाएंगी lt -1, और यूनिट भी हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। तो ऐसी कुछ विशेष क्वांटिटीज हैं जिनकी की डायमेंशन सेम है। तो ऐसी क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन सेम होती हैं उनको आप पर्टिकुलरली ध्यान से याद रखना, जोर से याद रखना कि ऐसी कौन सी पेयर्स हैं जिनके डायमेंशन सेम है। बहुत क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम डायमेंशन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट हैव द सेम डायमेंशंस। तो उसके लिए याद होना चाहिए कि किन की डायमेंशन सेम है। इवन एक बात और याद रखिएगा कि जिन क्वांटिटी की डायमेंशन सेम होती है उनकी यूनिट्स भी सिमिलर होती है, भले ही सेम ना हो लेकिन सिमिलर होंगी, इक्विवेलेंट होंगी आपस में, ठीक है ना। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। द क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस हैव सिमिलर यूनिट्स। और यहाँ पर एक पेयर भी आ चुकी है, जैसी ऐसी जितनी पेयर्स आती जाए आप याद रखते जाइएगा। पहली पेयर अपनी होगी स्पीड एंड वेलोसिटी, जिनकी डायमेंशन सेम है। क्या है दोनों की डायमेंशंस, lt -1। तो अगर ये बताओ कि इनकी डायमेंशन सेम है और एक की याद कर लो, एक के साथ दूसरी याद हो जाती है, एक के साथ एक फ्री की स्कीम में, क्लियर है कि नहीं। तो स्पीड एंड वेलोसिटी की डायमेंशन lt -1, देन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एक्चुअली क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। तो यानी फॉर्मूला जो होगा एक्सेलरेशन का वो होगा क्या, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। याद रखना फॉर्मूला एक्सेलरेशन का क्या है, एक्सेलरेशन को की जगह अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। एंड चूंकि ये भी है तो एक्सेलरेशन ही ना, बेशक ड्यू टू ग्रेविटी हो, तो दोनों का फॉर्मूला सेम रहता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। डायमेंशन बनाए तो चेंज के लिए अलग से कोई डायमेंशन नहीं होती, वेलोसिटी की डायमेंशन रखेंगे तो वेलोसिटी की क्या होती है, lt -1 अपॉन टाइम की t, और नीचे का t भी जाएगा ऊपर क्योंकि अपॉन में लिखते नहीं है, तो नीचे का t ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाकर t की पावर क्या हो जाएगी, -1 एक ऑलरेडी है, -1 क्या हो जाएगा, -2। तो lt -2 ये डायमेंशन हो गई एक्सेलरेशन की। m नहीं है तो m की पावर क्या लगा सकते हैं अपन, 0, m0 lt -2 भी लिख सकते हैं इसे, सिंपली याद रखने के लिए lt -2 अपन ने लिख लिया। और यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड इसकी, और अपॉन में सेकंड ही है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं। एक्सेलरेशन पे भी मैं टिक कर देता हूं। तो ये 4 तो ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशंस आप डायरेक्ट याद रख लें तो बढ़िया है। कौन कौन सी, तो आपकी एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। एरिया की l², वॉल्यूम की l³, वेलोसिटी की lt -1, एक्सेलरेशन की lt -2। ये डायमेंशंस हो गई, याद रख लेना आप। देन एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी आ रही है अब, बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं, फोर्स। फोर्स की जगह केवल टेंशन भी कह सकते हैं, फोर्स या टेंशन। तो केवल टेंशन देखें, टेंशन को टी से डिनोट कर देते हैं, फोर्स को एफ से। तो टेंशन देख के टेंशन नहीं लेने का, टेंशन किसको बोलते हैं, फोर्स को ही बोलते हैं। तो टेंशन भी पूछ लिया जाए फोर्स की जगह है, याद रखना। और एक नाम है थ्रस्ट, फोर्स, टेंशन या थ्रस्ट में से कुछ भी कह दें। तो इसका एक फार्मूला है, ये आप जोर से याद रखना, F = ma। क्लियर है कि नहीं। तो इस फार्मूले में सिंबॉलिकली बताया कि F फोर्स है, यहाँ पे M फॉर मास, A फॉर एक्सेलरेशन। यानी पूरा फार्मूला अगर देखें तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है ना, क्या होता है भाई, फोर्स का फार्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। डायमेंशन बनेगी तो मास के लिए M आ जाएगा, और एक्सेलरेशन की आपको डायरेक्ट याद है lt -2, mlt -2। ये डायमेंशन आ गई किसकी, फोर्स की।
और यूनिट क्या होती है? साइंटिस्ट के नाम पे इसकी यूनिट डायरेक्ट याद रखना, न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन के नाम पे इसकी यूनिट है न्यूटन। इसकी सीजीएस यूनिट भी याद रखना, सीजीएस यूनिट होती है डाइन। ठीक है ना, ऐसा यूनिट तो न्यूटन है साइंटिस्ट के नाम पे, और सीजीएस यूनिट इसकी क्या है? डाइन। ठीक है ना, सीजीएस यूनिट हर 100 डिग्री बता रहा हूं, जिसकी ज्यादा महत्वपूर्ण है वही बता रहा हूं। तो इसकी सीजीएस यूनिट भी इंपॉर्टेंट है फोर्स की, और खतरनाक नाम है। ठीक है ना, डाइन। क्लियर है कि नहीं? याद रखना। तो ये जो अपन ने पढ़ा अभी, इसमें से फोर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। इस पर तो डबल टिक कर रहा हूं, अलग से 3 स्टार बना रहा हूं। मतलब इसकी डायमेंशन तो बहुत ही ज्यादा यूज होनी है, तो इसको तो ऐसे याद कर लो जैसे अपना नाम। अपना नाम कभी भूलते हैं क्या? रात को कोई 2:30-3 बजे नींद में से उठा के भी आपसे पूछ ले भाई नाम क्या तुम्हारा, तो सोचना पड़ेगा क्या क्या नाम है मेरा। ठीक है ना, नाम तो तुरंत आता है दिमाग में। तो ऐसे जैसे अपना नाम याद रहता है ना, कभी नहीं भूलते, ऐसे फोर्स की डायमेंशन भी बिल्कुल अच्छे से जहन में डाल लीजिए, कभी भूलना नहीं है। डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होती है? mlt-2। व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ फोर्स? mlt-2। क्लियर है कि नहीं? ये 5 क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनकी डायमेंशन आपको चिपकानी है खपड़िया में बहुत जोर से। एरिया की एल स्क्वायर, वॉल्यूम की एल क्यूब, ये तो याद ही हो गई होंगी। एरिया की एल स्क्वायर, वॉल्यूम की एल क्यूब, वेलोसिटी की lt-1, एक्सेलरेशन की lt-2। क्लियर है कि नहीं? और एक्सेलरेशन की अगर हमको याद है lt-2, तो फोर्स की बन जाएगी। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एम और लगाना है आगे, तो mlt-2 ना। वैसे याद हो तो डायरेक्ट याद कर लो। कुल मिला के फोर्स की डायमेंशन तो बहुत ही जोर से याद रखनी है आपको, mlt-2। क्लियर है कि नहीं? तो स्टूडेंट्स अभी अपन ने जो पढ़ी डायमेंशन, 7 डायमेंशन पढ़ चुके हैं अपन। अब इसके आगे अपन आ रहे हैं 8th है आपकी वर्क। वर्क का अपन जानते हैं फिजिक्स में फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज वर्क? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फिजिक्स में वर्क का होना तभी माना जाता है जब किसी बॉडी पर आप फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने पर उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हो। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को अपन बोलते हैं क्या? वर्क। और इसकी डायमेंशन अगर अपन बनाए तो फोर्स का तो मैंने बताया था डायरेक्ट याद कर लो, क्या है फोर्स का? अपने नाम की तरह याद कर लो डायमेंशन। फोर्स की डायमेंशन mlt-2। बहुत सी डायमेंशन फोर्स से बनेगी, तो फोर्स की तो बिल्कुल जोर से याद रखना है mlt-2। और इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ये फॉर्म होते हैं लेंथ के, तो लेंथ के लिए आएगा l। तो डायमेंशन क्या बन जाएगी? m, l इंटू एल हो जाएगा l स्क्वायर, और t-2, तो ml2t-2। ये भी इंपॉर्टेंट है याद रखना, वर्क की डायमेंशन ml2t-2। क्लियर है कि नहीं? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में डायमेंशन में, फोर्स और वर्क में कितना अंतर है? फोर्स में ये स्क्वायर नहीं था, ml-t-2, और वर्क में l पे भी स्क्वायर लग गया, ml2t-2। क्लियर है कि नहीं? और इसकी ऐसा यूनिट जो होगी क्या होगी? तो फोर्स की होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। और एक साइंटिस्ट है जूल, उनके नाम पे इसकी यूनिट जूल है, जूल का सिंबल J। सीजीएस भी याद रखना, सीजीएस यूनिट होती है अर्ग, ERG। तो फिजिकल फॉर्मूले भी आपको ज्यादा से ज्यादा याद रखना है। वर्क का क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर आपको फोर्स की डायमेंशन पता है, डिस्प्लेसमेंट तो फॉर्म ऑफ लेंथ होता ही है, तो बन गई डायमेंशन आराम से। क्लियर है कि नहीं? देन वी कम टू एनर्जी। एनर्जी की डेफिनेशन आप जानते हैं, अलग से कोई फिजिकल फॉर्मूला नहीं है एनर्जी का, बट वी नो व्हाट इज एनर्जी? कैपेसिटी टू डू वर्क। व्हाट इज एनर्जी? कैपेसिटी टू डू वर्क। तो इसका फिजिकल फॉर्मूले में वही लिख देंगे, व्हाट इज एनर्जी? इट इज कैपेसिटी टू डू वर्क। तो कैपेसिटी टू डू वर्क है, तो डायमेंशन कोई अलग से नहीं बनेगी, जो वर्क की है वो इसकी रहेगी। तो वर्क की डायमेंशन थी ml2t-2, वही एनर्जी की हो जाएंगी ml2t-2, यूनिट भी वही रहेगी क्या? जूल। तो एक और पेयर आ गई हमारी, ठीक है ना, सिमिलर क्वांटिटीज की एक और पेयर हो गई। इससे पहले अपन ने कौन सी पढ़ी थी? स्पीड एंड वेलोसिटी। एक और पेयर आ गई यहाँ पर, वर्क और एनर्जी, जिनकी डायमेंशन सेम है। और क्या है? तो एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे, एक की याद करो, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी, एक साथ दो। तो वर्क और एनर्जी दोनों की डायमेंशन से ml2t-2। क्लियर है कि नहीं? फोर्स की क्या थी? ml-t-2, वर्क और एनर्जी की क्या है? ml2t-2। क्लियर है कि नहीं? मैं पावर को स्क्वायर ना बोल के सीधे 2 बोल रहा हूं, जैसे फ्लो में याद हो जाती है। ml की पावर 2, t-2 ऐसे बोलने में थोड़ी दिक्कत आएगी, ml2t-2 ऐसे याद हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं? Then we come to power। अब देखिए यहां से मैं जो बता रहा हूं डायमेंशंस, अब आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं और अब थोड़ा सा अपना दिमाग खुद भी चलाना शुरू करेंगे। यहां से मैं थोड़ा थोड़ा टाइम दिया करूंगा,
फिजिकल फॉर्मूला बताने के बाद डायमेंशन बनाने के थोड़ा सा टाइम दिया करूंगा, उस टाइम के अंदर आप खुद बनाएंगे, देन उसके बाद मैं बनाऊंगा और आप मैच करेंगे सही बन रही है कि नहीं, ठीक है ना। पावर का फिजिकल फॉर्मूला कुछ लोगों को तो याद ही होगा क्योंकि अपन ये 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं पावर क्या होता है, और नहीं याद है तो थोड़ा याद दिलाता हूं मैं आपको। पहले सोचो मन में क्या है, फिर मैं बोलूंगा पावर। कुछ याद आ रहा है? फिजिक्स में पावर का किसको बोलते हैं? किसी बॉडी की पावर क्या मेजर करती है कि हाउ फास्ट इट कैन डू वर्क, मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क। व्हाट इज पावर? रेट ऑफ डूइंग वर्क। जनरली हमारे पावर का मतलब क्या होता है कि हमने देखा भाई दो व्यक्ति हैं, एक तो बढ़िया लंबा चौड़ा है भाई, अच्छी बॉडी शॉडी है उसकी, अब उन कहेंगे साहब इसकी पावर ज्यादा है। एक कोई बेचारा हमारा खुदा सा है, इसकी पावर तो बिल्कुल कम है, ठीक है ना, ऐसे अंदाजा लगाते हैं पावर का। लेकिन फिजिक्स में पावर का मतलब बॉडी शॉडी से नहीं है। फिजिक्स में पावर से मतलब क्या है कि कोई बॉडी कितना फास्ट वर्क कर सकती है, ठीक है ना। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अगर फॉर्मूले के रूप में रहे तो वर्क पावर क्या होगा? वर्क अपॉन टाइम। समझ आगे नहीं? पावर क्या होगा भाई? वर्क अपॉन टाइम। एंड नाउ डायमेंशन आप बनाइए। मैंने आपको टाइम दिया थोड़ा सा, वर्क की आपको पता है, टाइम की तो टी होती है, अपॉन में है, याद रखना डायमेंशन अपॉन में लिखते नहीं है। बनाइए आप लोगों ने। अब देखिए जो भी आपने बनाई है मैं बना रहा हूं, मैच कीजिए सही है कि नहीं। वर्क की क्या होती है? ml2 t-2 अपॉन टाइम की टी। तो भाई देखिए ml2 तो एज इट इज रहेगा और टी जो नीचे का है ऊपर जाएगा, ऊपर जाके टी की पावर क्या हो जाएगी? -1, बट -2 इज ऑलरेडी देयर, -2 एंड -1 विल बी -3। सो ml2 t-3 ये पावर की हो जाएंगे डायमेंशंस। और इसकी यूनिट क्या होगी? तो वर्क की होती है जूल, टाइम की होती है सेकंड, जूल पर सेकंड, इट इज इक्विवेलेंट टू वॉट, सिंबल W। तो ये भी याद रखना। देखिए कौन सी, जैसे जूल है, जूल इज व्हाट? जूल इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन इनटू मीटर। व्हाट इज इक्विवेलेंट टू जूल पर सेकंड। ले रहा है? तो ये भी याद रखिएगा। Then we come to pressure. What is pressure? तो प्रेशर का जो फिजिकल फार्मूला है याद है किसी को? What is the physical formula for pressure? जो भी मैं फिजिकल क्वांटिटी बोलूं, जिनके भी याद है जिनको, वो अपने मन में एक बार रिपीट कर लें उनको, ध्यान उसके बाद मैं बोलूं, देखना वो सही है कि नहीं। तो प्रेशर का फिजिकल फार्मूला क्या होता है? इट इज फोर्स अपॉन एरिया। थ्रस्ट अपॉन एरिया भी बोल सकते हैं या फोर्स अपॉन एरिया। नाउ फोर्स और एरिया दोनों की आपको डायमेंशंस पता हैं। बनाइए जरा डायमेंशनल प्रेशर की। बना? फोर्स की डायमेंशन रख देंगे mlt-2। एरिया की जगह एरिया के डायमेंशन रख देंगे l², और L से L का एक स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। तो ये डायमेंशन क्या बनेंगी? m, नीचे वाला L जाएगा ऊपर, l-1 t-2। ml-1 t-2 ये डायमेंशन हो जाएंगी किसकी? प्रेशर की। और यूनिट क्या होगी? तो फोर्स की होती है न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, विच इज ऑल्सो नोन एज पास्कल, सिंबल PA। यही बना था डायमेंशन फार्मूला। चेक करते चलिए, थोड़ी बहुत अगर गलतियां हो रही हैं तो आप सुधारते हैं, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करते जाइए, ठीक है ना। मेरा इंतजार मत करिए, मैं थोड़ा सा जो टाइम दे रहा हूं उस टाइम को फटाफट यूज कीजिए और डायमेंशन अपने आप बनाने की कोशिश कीजिए। और जैसे जैसे बनाते जाएंगे प्रैक्टिस होती जाएगी। फिजिकल फार्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे और जितनी जल्दी कर पाए उतना अच्छी बात है। फिजिकल फार्मूले जल्दी लर्न कर लेना। डायमेंशन बना के कई बार बनाना प्रैक्टिस हो जाएगी, डायमेंशन ही रट जाएंगे डायरेक्ट आपको कहीं तो। और जिन पर टिक कर दिया है उनको तो डायरेक्ट याद रखना। तो अभी तक किन किन को टिक किया है मैंने? एरिया की क्या होती है? l²। वॉल्यूम की क्या होती है? l³। वेलोसिटी की lt-1। एक्सेलरेशन की lt-2। फिर तो बड़ी डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स और वर्क की। फोर्स की डायमेंशन क्या होती हैं? बहुत जोर से याद रखना, नाम की तरह अपने भूलना ही नहीं है बिल्कुल, ml-t-2। क्लियर है कि नहीं? और वर्क और एनर्जी दोनों की सेम डायमेंशन है, ये भी बहुत काम आने वाली है आगे। याद रखना वर्क और एनर्जी दोनों की एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। एक की याद कर ली वर्क की, तो एनर्जी की भी हो गई। दोनों की डायमेंशन में क्या अंतर है भाई? फोर्स की में mlt-2 था, l पे स्क्वायर नहीं था, यहाँ l पे भी स्क्वायर आ जाएगा, तो ml2t-2। इतनी क्वांटिटीज की डायमेंशन याद रख सकते हैं आप, इनसे देखो बनती जा रही है सारी। क्लियर है कि नहीं? ये प्रेशर हो गया आपका।
नेक्स्ट है आपका स्ट्रेस। स्ट्रेस एंड प्रेशर की डायमेंशन सेम होती है। वैसे आपको बता दूं फार्मूला का भी यही होता है, बस यहां पर क्या होता है, फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है ना। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूं मैं। आगे अपन इलास्टिसिटी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे डिटेल में कि होता क्या है कि जो इलास्टिक बॉडीज होती हैं उनमें जब हम कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स उस फोर्स को बोलते हैं जो उनके शेप या साइज में चेंज करने की कोशिश करता है। तो नॉर्मली तो बॉडी क्या करती है, अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी के कारण इस चेंज का अपोज करती है। बट इफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज ग्रेटर और बॉडी में कोई चेंज हो जाता है तो बॉडी जो डिफॉर्म होती है वो टेम्पररी डिफॉर्म होती है, परमानेंटली नहीं होती है। मतलब ये कब तक डिफॉर्म रहेगी, कब तक इसके शेप में चेंज रहेगा, जब तक वो डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते रहेंगे। बट ऑन द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स द बॉडी विल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप और साइज। तो जो फोर्स बॉडी को वापस रिस्टोर करता है उसके ओरिजिनल शेप एंड साइज में, दैट फोर्स इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स, एंड रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। ये अपन पढ़ेंगे आगे डिटेल में, अभी हाल फिलहाल इतना बता दिया आपको। तो डायमेंशन बनाने के लिए वही तरीका है भाई, क्या भले ही रिस्टोरिंग हुआ है तो फोर्स ना, तो फोर्स की डायमेंशन वही रहेंगी, mlt -2 अपॉन एरिया की l स्क्वायर ही रहेगी, और l से l का स्क्वायर कैंसिल होएगा तो सेम डायमेंशन आ जाएंगी, ml -1 t -2। तो बच्चों समझ में आ गया आया। तो प्रेशर और स्ट्रेस की सेम डायमेंशन, एक और पेयर आ गई जिनकी डायमेंशन सेम है, प्रेशर और स्ट्रेस। यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? देन एक और टर्म है स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन थोड़े मिलते जुलते नाम लगते हैं, लेकिन फॉर्मूले अलग अलग हैं, क्वांटिटीज अलग अलग हैं, कंफ्यूजन मत हो जाना। ये दोनों ही क्वांटिटीज अपन कहां पढ़ेंगे? इलास्टिसिटी में। कि जब किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो बॉडी के डायमेंशन में चेंज हो जाती हैं, तो लेंथ में या वॉल्यूम में या शेप में, तो हम कहेंगे उसमें क्या प्रोड्यूस हो गई? स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गई। तो स्ट्रेन वैसे तो 3 टाइप की होती है, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक एंड शेयरिंग स्ट्रेन। लेकिन जो मेनली अपन को कंसीडर करना है वो सॉलिड्स वाली करनी है, कौन सी? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो जो फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का लिख रहा हूं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है ना। एक पर्टिकुलर स्ट्रेन का फार्मूला ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का, ठीक है ना। लेकिन मैंने स्ट्रेन के लिए लिख दिया फार्मूला, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इनसे डायमेंशन बन जाएंगी इसकी। तो चेंज इन लेंथ के लिए भी एल, ओरिजिनल लेंथ के लिए भी एल, एल अपॉन एल 1। कॉर्पोरेट क्या सब, क्या सी क्वांटिटी आ गई है? ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्या बोलेंगे ऐसी क्वांटिटी को? डायमेंशन लेस क्वांटिटी। आगे बनाएंगे डायमेंशन तो ये बनेगी m 0 l 0 t 0, सब एब्सटेंट है, सबकी पावर 0 0। और जब यूनिटी नहीं तो डायमेंशन कहां से होंगी, और डायमेंशन नहीं तो यूनिट कहां से होगी? डायमेंशन लेस क्वांटिटी तो नो यूनिट। याद रखना, मिलती जुलती टर्म्स लग रही है नाम से, स्ट्रेस और स्ट्रेन, बट क्वांटिटीज अलग अलग हैं। स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस है क्वांटिटी, कोई यूनिट नहीं है इसकी, बट स्ट्रेस की डायमेंशन है, क्या है? जो प्रेशर की थी, ml -1 t -2 यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां पर अभी तक अपन ने जितनी सेम क्वांटिटीज वाली पेयर पढ़ी है, अभी तक जितनी पढ़ ली है वो कौन कौन सी पढ़ी है? सबसे पहले आई थी वेलोसिटी एंड स्पीड, फिर आई आपकी क्या? वर्क और एनर्जी, और तीसरी पेयर ये आ गई प्रेशर एंड स्ट्रेस। क्लियर है कि नहीं? और जितनी भी क्वांटिटीज आगे अपन पढ़ते जाएं, याद रखना किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन अगर पहले बताई किसी क्वांटिटी से मैच कर रही है तो आप थोड़ा सा सोच लेना कि हाँ ये मिल रही है, ठीक है ना। अब इसके बाद अगली जो क्वांटिटी है वो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी कह देते हैं कई बार। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक्चुअली व्हाट इज इट? इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये भी आगे इलास्टिसिटी चैप्टर में पढ़ेंगे अपन। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो रेशियो है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, तो स्ट्रेस की जगह स्ट्रेस की डायमेंशन लिख देंगे। स्ट्रेस की डायमेंशन क्या थी? ml -1 t -2, एंड अपॉन स्ट्रेन की जगह स्ट्रेन की डायमेंशन, स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो 1 लिख देंगे। अपॉन में बना तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, वही की वही आ जाएगी डायमेंशन, ml -1 t -2।
एक और क्वांटिटी ऐसी आ गई जिसकी डायमेंशन ml-1 t-2 हो गई, और इट ऑल्सो हैज सेम डायमेंशंस। कौन सी? यूनिट सेम होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब 3 क्वांटिटीज ऐसी हो गई जिनकी डायमेंशन सेम है। कौन कौन सी? प्रेशर, स्ट्रेस एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। 3 क्वांटिटीज ऐसी हो गई जिनकी डायमेंशन सेम है। याद रखना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी बोल सकते हैं। और याद रखना ये भी 3 टाइप के होते हैं। इनमें से किसी भी नाम से भी पूछ लिया जाए, डायरेक्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ना कह के, इसके 3 नाम है। कौन कौन से 3 टाइप के होते हैं अपन पढ़ेंगे आगे डिटेल में। एक होता है यंग्स मॉडुलस, दूसरा होता है बल्क मॉडुलस, तीसरा होता है शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। शियर मॉडुलस और इट इज ऑल्सो नोन एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और तीनों ही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन सेम होती है। क्या होती है? ml-1 t-2, और यूनिट भी सेम होती है सबकी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अभी 2 की तो देखिए, 3 की एक ही बनी है अभी पेयर पहली। क्या? 3 क्वांटिटी की डायमेंशन सेम। ऐसी कौन कौन सी हैं? प्रेशर, स्ट्रेस एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एनी डाउट? और ये डायमेंशंस आप जितनी ज्यादा याद कर लेंगे, ये समझ लीजिए बहुत अच्छा। जैसे जो इंपॉर्टेंस मैथमेटिक्स में टेबल की थी ना, जितनी टेबल्स याद हो, कैलकुलेशन उतना फास्ट होता है, उतना बढ़िया होता है। और इसी तरह से यहां पर फिजिक्स में फिजिकल फार्मूले, डायमेंशनल फार्मूले जितने ज्यादा याद हैं, ये समझ लीजिए फिजिक्स पर उतनी अच्छी पकड़ होती जाएगी आपकी। ये 3 टाइप की होती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कौन कौन सी? यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस का एक और नाम है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अपन 14 क्वांटिटीज पढ़ चुके हैं जिनके डायमेंशंस और फिजिकल फार्मूले अपन ने पढ़े हैं। अब जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अभी तक जो पढ़ा, उसके बारे में पहले बता दूं, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। याद रखने वाली बातें, तो मैंने हर क्वांटिटी को टिक नहीं किया। टिक मैंने उन क्वांटिटीज को किया है जिनके डायमेंशंस में चाहता हूं कि आप बिल्कुल ऐसे याद करें, डायरेक्ट डायमेंशन फार्मूला याद हो जाए। ठीक है ना? ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं? एक तो एरिया की क्या डायमेंशन होती है? एल स्क्वायर। वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है? एल क्यूब। ठीक है ना? बिठा दिया ना दिमाग में अपने, पकड़ दिया ना, चिपका दिया ना फेविकॉल से कपड़िया में। एरिया की एल स्क्वायर, वॉल्यूम की एल क्यूब, और बताया था मैंने वेलोसिटी की क्या होती है? एल टी माइनस 1। वेलोसिटी की क्या होती है? एल टी माइनस 1, और वहीं एक्सेलरेशन में हो जाएगा एल टी माइनस 2। तो वेलोसिटी की एल टी माइनस 1, एक्सेलरेशन की एल टी माइनस 2। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण डायमेंशन मैंने आपको जो बताई, वो किसकी बताई? फोर्स की। फोर्स की डायमेंशन डायरेक्ट याद रखिएगा, और बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली आगे। तो फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस 2। क्या होती है? एम एल टी माइनस 2। ये डायमेंशन फोर्स की होती है, और फोर्स को टेंशन भी कह सकते हैं। वर्क और एनर्जी की डायमेंशन सेम होती है। क्या होती है? तो वर्क और एनर्जी दोनों की डायमेंशन होती है एम एल टू टी माइनस 2। तो ये तो आप बहुत पक्के तौर पे याद कर लीजिए 3 डायमेंशन। समझ में आ गया ना यार, जिनकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है आगे। और कुछ क्वांटिटीज की डायमेंशन अभी आगे बताता जाऊंगा, याद रखना। पेयर्स में आपको याद रखना कि कौन कौन सी पेयर्स ऐसी जिनकी डायमेंशन सेम है। तो अभी तक जो पढ़ ली उन पर अपन चर्चा कर लेते हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी दोनों की डायमेंशन सेम है, और क्या होती है? एल टी माइनस 1। फिर वर्क और एनर्जी दोनों की डायमेंशन सेम है। क्या होती है? एम एल टू टी माइनस 2। और इधर 3 क्वांटिटीज अभी अपन ऐसी पढ़ी जिनकी डायमेंशन सेम है। प्रेशर, स्ट्रेस एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
प्रेशर, स्ट्रेस एंड मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी तीनों की डायमेंशंस क्या होती हैं? डायरेक्ट याद रख लीजिए, ml-1 t-2, एक याद रखनी है ml-1 t-2, एक के साथ 3 निपट गई आपकी, प्रेशर, स्ट्रेस एंड मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी। मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी के भी 3 टाइप होते हैं, तीनों टाइप की डायमेंशन याद हो गई आपको। कौन कौन से 3 टाइप होते हैं? यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और इन 14 में से एक क्वांटिटी हमने ऐसी पढ़ी, ऐसी बहुत कम ही रेयर क्वांटिटीज होती है जो डायमेंशन लेस होती हैं। तो कौन सी क्वांटिटी ऐसी अपन ने पढ़ी जो डायमेंशन लेस थी? एक ही क्वांटिटी थी, कौन सी? स्ट्रेन। स्ट्रेन कैसी क्वांटिटी होती है? डायमेंशन लेस, उसकी कोई यूनिट भी नहीं होती, नो यूनिट, ठीक है ना। तो अभी तक जो पढ़ा उसकी अपन ने एक हाइलाइट्स देख ली, और कुछ क्वांटिटीज ऐसी जिनकी डायमेंशन आपको डायरेक्ट याद रखनी है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, वर्क और एनर्जी। क्लियर है कि नहीं? बाकी क्वांटिटीज की डायमेंशन अपन बनाते हैं। मोमेंटम, देखिए मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये दो टाइप के होते हैं, लीनियर और एंगुलर। अगर आपसे पर्टिकुलरली एंगुलर कहा जाए तो ही वो एंगुलर होंगे, अगर हमने कुछ नहीं कहा तो वो लीनियर ही होंगे। जैसे हमने कहा केवल मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम, केवल वेलोसिटी मतलब लीनियर वेलोसिटी। क्लियर है? तो यहां मोमेंटम है, एक्चुअली इसका मतलब है लीनियर मोमेंटम। एंड क्या होता है फिजिकल फार्मूला मोमेंटम का, पता है किसी को? मोमेंटम नई क्वांटिटी है, इसका फिजिकल फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है ना? क्या होता है मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी। तो डायमेंशन बना सकते हैं आसानी से। मास की क्या होती है? m, और वेलोसिटी की lt-1 रटी है हमको, ये डायमेंशन बन गई। मास की m, वेलोसिटी की lt-1, मोमेंटम की डायमेंशंस आ गई। यहीं से यूनिट भी आ जाएगी भाई, मोमेंटम की क्या होगी यूनिट? तो मास की होती है किलोग्राम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये मोमेंटम की हो गई। क्लियर है कि नहीं? देन इंपल्स, इंपल्स फोर्स का होता है। जब कोई फोर्स किसी बॉडी पे स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए एक्ट करे तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इंपल्स। यानी फार्मूले के रूप में इंपल्स को कहें तो इंपल्स क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू टाइम। याद रखना इंपल्स, ठीक है ना? मोमेंटम, इंपल्स। तो मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, एंड इंपल्स क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। क्लियर है कि नहीं? फिजिकल फार्मूले जोर से याद रखिएगा, डायमेंशन तो बन जाएंगे। बनाइए डायमेंशन इंपल्स की। फोर्स ये बताइए आपको, टाइम की टी होती है, इनटू करके बनाइए डायमेंशंस, फोर्स इनटू टाइम। ठीक है ना? आप चेक कीजिए यही बनी है कि नहीं। फोर्स की होती है mlt-2, टाइम की होती है t, तो डायमेंशंस क्या हो जाएंगी? ml, और t की पावर यहाँ -2 है, और यहाँ कोई पावर नहीं, मतलब पावर 1 है, तो -2 में 1 ऐड हो जाएगा, इनटू पावर ऐड हो जाती है। -2 + 1, -3 मत कर देना कहीं, -2 + 1, एक माइनस का एक प्लस का सब्ट्रैक्ट होगा, साइन बड़ी संख्या क्या आता है? तो -1 आ जाएंगे, mlt-1। बात समझ में आएगी नहीं? तो mlt-1, ठीक है ना? अब आप देख सकते हैं कि यही तो डायमेंशन मोमेंटम की थी, और ये इंपल्स की आ गई, तो एक और पेयर मिल गई हमको। ठीक है ना? एक और पेयर मिल गई हमको जिनकी डायमेंशन सेम है। याद रखना कौन कौन सी है वो दो क्वांटिटी की डायमेंशन सेम है, इंपल्स और मोमेंटम। दोनों की डायमेंशंस क्या है? एक की याद कर लो, दूसरे की अपने आप याद हो जाएगी, एक तीर से दो निशाने। तो mlt-1 ही इंपल्स की है, mlt-1 ही मोमेंटम की है। और यूनिट बनाने के लिए क्या करेंगे भाई? फोर्स की क्या होती है? न्यूटन, टाइम की होती है सेकंड, तो यूनिट हो जाएगी न्यूटन इनटू सेकंड। बट याद रखना चूंकि इंपल्स और मोमेंटम की डायमेंशन सेम है, डायमेंशन सेम है तो यूनिट कैसी होंगी? सिमिलर होंगी। याद रखना इंपल्स एंड मोमेंटम मैंने बताया था ना, द क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस हैव सिमिलर यूनिट्स। तो इसलिए यहां आप देख रहे हैं कहां है सिमिलर? इसकी तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसकी न्यूटन सेकंड है। क्लियर है कि नहीं? लेकिन याद रखना ये सिमिलर होंगी। ठीक है कि नहीं? अगर एक क्वेश्चन आ गया ऑब्जेक्टिव में, आपसे पूछा द एसआई यूनिट ऑफ इंपल्स इज, और आपको तो इतनी जोर से रटी पड़ी इंपल्स की यूनिट होती है क्या? न्यूटन सेकंड। आप तो ऑप्शन भी नहीं देखो, बोला ऐसे ही बता दिया तो न्यूटन सेकंड। लेकिन मैं कहा देख तो लो ऑप्शन, ऑप्शन देखे तो आपने देखा न्यूटन सेकंड तो ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में किलोग्राम मीटर पर सेकंड जरूर दे रखा है, और एक ऑप्शन नन ऑफ दिस भी है। बहुत से बच्चे देखेंगे भाई यूनिट तो न्यूटन सेकंड होती है, वो दिख नहीं रही, तो नन ऑफ दिस पे चले जाएंगे। लेकिन याद रखना या यही गुरु मंत्र आपके काम आएगा, क्या? कि द क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस ऑफ सिमिलर यूनिट्स। माना कि इंपल्स की यूनिट न्यूटन सेकंड है,
लेकिन न्यूटन सेकंड अगर ऑप्शन में नहीं है तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड सही ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज वो किसकी है, मोमेंटम की, एंड मोमेंटम इंपल्स हैव सेम डायमेंशन, तो यूनिट कैसी होंगी, सिमिलर होंगी। क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं क्या होता है? जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में लगने वाले टाइम को तो बोलते हैं टाइम पीरियड। एक रेवोल्यूशन में जितना टोटल टाइम लगता है, दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और एक सेकंड में बॉडी जितनी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर लेती है, दैट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को जनरली ग्रीक लेटर न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिंबल फ्रीक्वेंसी का जनरली अपन क्या यूज करेंगे, न्यू। और जो फिजिकल फॉर्मूला है इसका टाइम पीरियड से रिलेटेड है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो 1 अपॉन टाइम पीरियड के लिए आ जाएगा t, तो 1 अपॉन t विल बी t माइनस 1। अब t माइनस 1, m नहीं है, l नहीं है, 0 नहीं, m और l को 0 0 लगा देंगे, m 0 l 0, t माइनस 1 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, बट याद यही रखना और इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट याद रखना फ्रीक्वेंसी। तो जिस पे टिक कर दिया वो डायरेक्ट याद रख लेना। डायरेक्ट याद रखने के फायदे क्या हैं, और सब पे क्यों नहीं कह रहा मैं, वैसे तो जितनी ज्यादा याद हो जाए उतनी अच्छी बात है। जैसे हम कहते हैं ना मैथमेटिक्स में कि टेबल जितनी ज्यादा याद हो आपको उतना अच्छा कैलकुलेशन। और पुराने जमाने में लोग क्या है, कैलकुलेटर वगैरह होते नहीं थे, तो बड़ी बड़ी टेबल याद कर लेते थे। 47 9 जा करना है, उनको डायरेक्ट टेबल याद थी, 47 की भी टेबल याद है, 56 की भी टेबल याद है। पुराने लोग बड़े अच्छे कैलकुलेशन होती, टेबल याद होती डायरेक्ट। अब आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं, उन्होंने कहा भाई कौन पूरी टेबल याद करे, तो वो क्या करते हैं 9 तक की टेबल तो याद कर लेते हैं और उसके बाद इंटू कर करके काम चला लेते हैं। ठीक है ना, तो 9 तक की तो फिर भी याद करनी पड़ेगी ना। तो ठीक उसी प्रकार से डायमेंशन जितने याद कर ले उतना अच्छा वैसे तो, और सब नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ये जो डायमेंशंस हैं, ठीक है ना, जिन पर मैं टिक कर रहा हूं, उन क्वांटिटी डायमेंशन आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। क्लियर है कि नहीं? एक और इंपॉर्टेंट डायमेंशन है प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका फिजिकल फार्मूला होता है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी की डायमेंशन अपन जानते होती है ml2 t-2 और फ्रीक्वेंसी की होती है t-1। ये डायमेंशन हो जाएंगी ml2 और t-1 ऊपर जाके हो जाएगा +1 और -2 और +1 क्या हो जाएगा -1। तो ml2 t-1 ये डायमेंशन हो जाएंगे प्लैंक्स कांस्टेंट। एनर्जी की ml2 t-2 होता ही है, फ्रीक्वेंसी कभी बता दिया आपको t-1 और अपॉन में है, और कभी अपॉन में छोड़ती नहीं डायमेंशन। नीचे पावर पॉजिटिव हो तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाती है, और नीचे नेगेटिव है तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाती है। तो -1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा +1, m और l स्क्वायर तो एज इट इज रहा, और ये -1 ऊपर जाके +1 हो गया तो -2 +1। यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई -2 +1 को -3 कर जाते हैं बच्चे। याद रखना एक माइनस का एक प्लस का तो कभी ऐड तो होंगे नहीं, सब्ट्रैक्ट होंगे। 2 में से 1 गए तो 1 बचेंगे, और बड़ा कौन है माइनस, तो इसलिए माइनस का साइन आ गया, ml2 t-1। प्लैंक्स कांस्टेंट की हो गई, बड़ी इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, कई बार कंपटीशन डायरेक्ट पूछ लेते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट क्लियर है कि नहीं? और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो एनर्जी की होती है जूल, फ्रीक्वेंसी की होती है सेकंड इनवर्स, और सेकंड इनवर्स ऊपर जाके क्या हो जाएगा सेकंड, यानी जूल सेकंड। ये प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट हो जाएगी, जूल सेकंड। एंड इट आउट। एक और इंपॉर्टेंट डायमेंशन आपको बताते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी कह सकते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है ना, प्यार से ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी कह सकते हैं केवल, और चूंकि पूरी यूनिवर्स की वैल्यू सेम रहती है इसलिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी कह सकते हैं। स्पेसिफिक नोटेशन इसकी कैपिटल जी से डिनोट करते हैं इसको। इसके लिए एक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी पढ़ा होगा आपने क्लास 9th में, उसी पे बेस्ड है ये। अपन जानते हैं दो बॉडीज जो है उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मासेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनको कंबाइन कर लें तो यह प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा m1 m2 अपॉन r²।
और प्रॉपर्टी से हटाएंगे तो बदले में कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट आएगा जी एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? यहां से आया एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, प्रॉपर्टी से हटाएगा तो जी आया था, और जी जो है कांस्टेंट है, इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यहां जी के लिए निकालें फॉर्मूला, तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से जी हो जाएगा एफ आर स्क्वायर, ऊपर पहुंच जाएंगे एफ आर स्क्वायर, और अपॉन नीचे आ जाएगा m1 m2 एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। यानी फॉर्मूले के रूप में लिखें फिजिकल फॉर्मूला तो क्या होगा इसका, फोर्स इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर होल अपॉन मास का स्क्वायर। ठीक है ना, फोर्स इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन मास का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का। और इसकी यूनिट क्या होगी, तो फोर्स डायमेंशन बनाएंगे पहले। देखिए डायमेंशन बनाइए सब लोग, ट्राई कीजिए। फोर्स का मालूम ही आपको फॉर्मूला, डिस्टेंस और मास जानते हैं, डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लेंथ एल आएगा, मास के लिए एम, फोर्स का तो फिजिकल फॉर्मूला हटाइए आपको, क्या होता है mlt माइनस 2। बनाया क्या, चेक करना। आप जो नहीं बना पाए पॉज कर लेना वीडियो, पहले बनाना फिर चेक करना। फोर्स का mlt माइनस 2, डिस्टेंस का एल होता है, एल का स्क्वायर हो जाएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर है तो मास का स्क्वायर है तो एम का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर वाले एम से एक नीचे का एम कैंसिल हो जाएगा, एक एम जो नीचे बचे ऊपर जाएगा, एम की पावर माइनस 1, एल इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा एल क्यूब, एम माइनस 1 एल 3 टी माइनस 2। ठीक है ना, और यूनिट क्या हो जाएगी, तो फोर्स की होती न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर, तो डिस्टेंस का स्क्वायर है मीटर स्क्वायर हो जाएगा पर किलोग्राम स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है ना, आया कहां से ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का ओरिजिन भी मैंने नीचे लिख दिया, ये भी नोट कर लेना। यूनिवर्सल लॉ है ये, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, दोनों कंबाइन किया प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। प्रॉपर्टी से हटाते हैं, बदले में इक्वल टू कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट आएगा कैपिटल जी, जिसे बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और जी के लिए निकाला है फॉर्मूला, तो इधर जाके उल्टा हो जाएगा, r स्क्वायर ऊपर आ गया, f के साथ इनटू हो गया, m1 m2 नीचे चले गए। यहां से बन गया फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन मास इनटू मास यानी मास का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? एक क्वांटिटी और आज बताते हैं हम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है, इसका फिजिकल फॉर्मूला पहले बता रहा हूं मैं आपको, डायमेंशन आप पहले को ट्राई करेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन मास, वर्क अपॉन मास। जो एसेंशियल डायमेंशन हमने आपको बताई हैं, वर्क, फोर्स, एनर्जी, इन्हीं की यूज हो रही है। देखिए आप, मास की तो एम होती है, वर्क की आपको बताइए ml टू टी माइनस 2। क्या होगा देखिए, वर्क की ml टू टी माइनस 2 अपॉन मास m, m से m कैंसिल, डायमेंशन हो गई l टू टी माइनस 2। क्लियर है कि नहीं? और यूनिट क्या होगी, तो वर्क की होती है जूल, मास की किलोग्राम, जूल पर किलोग्राम। क्लियर है कि नहीं? तो बच्चों आज हमने आपको डायमेंशन सिखाई, एक नई चीज थी। इससे पहले जो बच्चे 11 से पहले डायमेंशंस कभी नहीं पढ़ी थी, यूनिट जरूर पढ़ी थी, तो डायमेंशंस एक नई चीज थी आपके लिए। समझ में आई कि नहीं, कैसे फिजिकल क्वांटिटी के फिजिकल फॉर्मूले से अपन उनके डायमेंशंस बनाते हैं। और पर्टिकुलरली कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनके डायमेंशन मैंने कहा था आपको डायरेक्ट याद कर लीजिए पहली फुर्सत में। कौन कौन सी हैं वो क्वांटिटीज? एरिया, एरिया की होती है एल स्क्वायर, वॉल्यूम, वॉल्यूम की होती है एल क्यूब, वेलोसिटी, वेलोसिटी की lt माइनस 1, एक्सेलरेशन lt माइनस 2, फिर आती है बहुत महत्वपूर्ण फोर्स, फोर्स की होती है mlt माइनस 2, वर्क और एनर्जी ml2 t माइनस 2, और फिर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की t माइनस 1। अभी इतनी क्वांटिटीज की डायमेंशंस आपको डायरेक्ट याद रखनी है, बाकी के फिजिकल फॉर्मूले जितने ज्यादा लर्न कर सकें करें, और प्रैक्टिस करें, कम से कम 4-5 बार बनाएं फिजिकल फॉर्मूले तो याद करें, फिर डायमेंशन फॉर्मूले अपने आप बनाएं। बनाते बनाते कुछ डायमेंशन फॉर्मूले कल तक आपको याद हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं? फिर अपन इनके आगे कुछ और क्वांटिटीज हैं, इनके डायमेंशंस पढ़ेंगे और फिर इनके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद।